नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 8 जुलाई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 8 जुलाई के सफ़र पर। तो चलिए 8 जुलाई के सफ़र पर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 जुलाई 1954 में विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखड़ा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। भाखड़ा नंगल बांध से कितना फायदा हुआ, चलिए इस पर बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के नीचे सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के लगभग 155 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलता है। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत 12.04 लाख किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका लाभ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को मिलता है। सतलज नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ को रोकने में ये परियोजना काफी हद तक सहायक हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जिन क्षेत्रों में अकाल से कृषि नहीं हो पाती थी, इससे छुटकारा मिला और उद्योगों को भी ज्यादा कच्चा माल मिलने लगा। परियोजना में हजारों कर्मचारियों को रोजगार मिला और कृषि क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिला है। जैसे जैसे परियोजना का विकास हुआ, वैसे वैसे मछली पालन को बढ़ावा मिला और यहाँ बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाने लगी है। अगर भाखड़ा नंगल बांध टूट जाए तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए इसको भी जानते हैं। देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों बांधों का निर्माण इस तरह किया गया कि ये कभी टूट नहीं सकता, परंतु किसी कारण से एक बांध टूट जाता है तो एक बांध नुकसान से बचा सकता है। यानी अगर भाखड़ा बांध टूटता है तो नांगल बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन अगर दोनों बांध टूटते हैं तो भयंकर तबाही मच सकती है। हरियाणा और पंजाब के निचले इलाकों में पानी भर सकता है और यदि पानी का बहाव तेज हुआ तो ये पंजाब, हरियाणा के आधे भाग सहित पाकिस्तान के एक बड़े भाग को भी बहा देगा। भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट 8 जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई थी। चलिए जानते हैं ये रपट क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा यह प्रचार किया गया कि वो अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत से भारतीय नेताओं ने ऐसा विश्वास किया कि ब्रिटेन युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज प्रदान किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। युद्ध के बाद भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहलाते हैं, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में 2 सदनों की स्थापना के। इस व्यवस्था के तहत शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे विभागों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया और पुलिस, वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को गवर्नर के सीधे नियंत्रण में बने रहने के लिए कहा गया। गवर्नर को मंत्रियों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्रांतों में मंत्रियों और विधानमंडलों जिनके प्रति मंत्री उत्तरदायी थे की शक्तियां सीमित कर दी गई थी। जैसे अगर कोई मंत्री शिक्षा के प्रसार की योजना बनाता है तो उसके लिए आवश्यक धन का अनुमोदन गवर्नर द्वारा ही किया जाएगा और गवर्नर चाहे तो उस मंत्री के निर्णय को स्वीकार कर भी सकता है और ना चाहे तो ना भी स्वीकार कर सकता है। ये अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। ये वास्तव में भारत का आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 8 जुलाई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।